हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक सेंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। तो फ्रेंड्स, रेजोनेंस है क्या? तो एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ मेरे पास फिनॉल है, उसकी मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाता हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आइदर ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनती है। तो हम ये पूरी केमिकल रिएक्शन को इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए, ये जो लॉन पेस है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, मतलब यहाँ होंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और इस तरीके से बनेगा। फिर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो दूसरे स्ट्रक्चर हुए हमारे, उस स्ट्रक्चर से हम इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इन जो स्ट्रक्चर बने, जो नए स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो पूरी फेनोमिना होगी उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस। तो ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जितना भी सिस्टम में रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज़ हो रही है। और जैसा कि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी कम। मतलब कि रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, फिर है जो रेजोनेंस है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन, इनमें से ऑक्सीजन कभी भी टेट्रावेलेंट नहीं होगा, नाइट्रोजन एंड कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, जो रेजोनेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, एटम की नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एसीटोन है और इसका मैं इनोल फॉर्म बनाता हूँ। ये है इसका इनोल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी अरेंजमेंट चेंज हुई है, मतलब पूरा एटम की अरेंजमेंट चेंज हुई है, तो इसे हम रेजोनेंस नहीं बोल सकते। बट मेरे पास एसीटोन है, उसकी रिएक्शन में किसी बेस से करवाता हूँ तो क्या बनेगा? एनायन बनेगा। और जो ये एनायन है यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो इस तरीके से इनोलेट बनेगा। तो इसे हम रेजोनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो रही है, एटम की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है हमें, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे कि जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबल बनेगा और उस वजह से सिस्टम भी स्टेबल बनेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तब जो सेम चार्ज होगी, मतलब जो लाइक चार्जेस होंगे, वो एडजेसेंट एटम पे नहीं होने चाहिए, मतलब पास के एटम पे नहीं होने चाहिए। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए, तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगा। ठीक है, और उससे उल्टा जो अपोजिट चार्ज होंगे वो जितना पास होंगे उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, फिर है, काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, बट
जो फिनोल है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, फिर भी ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए मेरे पास ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो देखिए सेम ही स्ट्रक्चर मिल रहा है दोनों का, मतलब इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये फिनोल है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो निगेटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा रीज़न है यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उस पर निगेटिव चार्ज है, और इसमें जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो निगेटिव चार्ज कार्बन यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है, तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो सिस्टम की एसिडिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही उसके एसिड की स्टेबिलिटी इसकी एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि जितनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उतनी ही सिस्टम की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे रेजोनेंस क्या करेगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ओके, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो उसमें फर्स्ट है कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज देखिए यहाँ पे मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे p ऑर्बिटल एम्प्टी होगी। देखिए ये जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, तो क्या करेगा ये जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे जो साइड वे ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है उसमें से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर देते हैं चार्ज को। देखिए प्लस चार्ज तो उसमें पास में अगर निगेटिव चार्ज होगा तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बना के बॉन्ड बना देंगे और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में होंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर से बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से पूरा पॉजिटिव चार्ज सिस्टम में घूमता रहेगा। तो इसी वजह से जो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो पॉजिटिव चार्ज का वो कम हो जाएगा, और उस कम होने जाने की वजह से क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देखिए एक और एग्जांपल है ये, तो इसमें क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो पास वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास वाले जो पाई बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये सिस्टम हो गई। और आपको एक बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की फ्लो जहाँ तक पॉसिबल हो, मतलब एक साइड में देखिए ये है, ये सिस्टम है, देखिए इलेक्ट्रॉन की फ्लो जहाँ तक पॉसिबल हो सके
वहाँ तक हमें करनी है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि पास वाले में भी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की आने की, तो ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। मतलब फिर से भी कर सकते हैं इसका उल्टा, यहाँ फिर से आएगा और यहाँ पे फिर से आएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पाई बॉन्ड की पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं पाई बॉन्ड की डबल, जो पाई बॉन्ड है उसकी कॉन्जुगेशन लॉन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज के साथ। देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एनिलीन का। तो जैसा कि हमें पता है एनिलीन पे लॉन पेयर होते हैं। जो एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डोनेट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो लॉन पेयर के, वो कहाँ पे आएगा, इसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल होगी, ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन पेयर यूज़ हो गया, तो इसी वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट के इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा निगेटिव चार्ज पूरी सिस्टम में डीलोकलाइज होता रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आगे वाले वीडियोस में, कि जितना निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उतनी ही जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है और उसी वजह से स्टेबिलिटी सिस्टम की इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज या फिर लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में देखिए ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपने निगेटिव चार्ज को कम करने के लिए वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, मतलब इसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करेगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ चले जाएगा। तो क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गए। अब क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हम बेंजाइलिक कार्बन आयन की भी बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो ये निगेटिव चार्ज बनेगा। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ये अब जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और फिर से जो हमारा कार्बन आयन था वो फिर से मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा उनकी हाफ लाइफ होगी और उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल। तो देखिए जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी बॉन्ड अगर हम उसकी होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, मतलब मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। तो इस तरीके से हम इथेन का होमोलिटिक क्लीवेज से 2 रेडिकल जनरेट होगी। तो हम अगर कोई भी बॉन्ड टूटता है तो अगर हम इस तरीके से शो करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड, मतलब देखिए ये ए है और बी है, अगर इस तरीके से शो करते हैं तो मतलब कि यहाँ ये जो बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के दोनों बी ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अगर हम इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे,
एरो को इस तरीके से हाफ एरो, मतलब कि जो ये कोवेलेंट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल जनरेट होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम पाई बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं, फ्री रेडिकल बना सकते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल। तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड है जब टूटेगा तो इस तरीके से रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन कैसे कर सकते हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये जो पाई बॉन्ड होगा जब ये टूटेगा तो वो क्या करेगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए तो ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। फिर से क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से फिर से क्या बनेगा, सॉरी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों फ्री रेडिकल है वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से पाई बॉन्ड बना देंगे और कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगी। देखिए तो ये जो पूरा हुआ उसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन। तो फ्री रेडिकल के साथ भी ऐसे रेजोनेंस हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे आप बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये होगा वो यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा। फिर ये यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा। तो सिमिलरली पूरा जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो सिस्टम में, मतलब कि बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता रहेगा। तो इस तरीके से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ फिनाइल रिंग विथ डबल बॉन्ड। मतलब देखिए मेरे पास कोई बेंजाल्डिहाइड, सपोज ये मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गई इस बॉन्ड की। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी, ऑक्सीजन की तरफ। मतलब पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे तो ये बॉन्ड तुरंत ही टूट जाएगा। मतलब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव रख देते हैं, ये पाई बॉन्ड को हम बना देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो देखिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती रहेगी। तो इस तरीके से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसा कि हमें पता है कि पाई बॉन्ड है उसमें जो साइड वे ओवरलैपिंग होती है तो उस वजह से वो ऑलरेडी वीक है तो जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे तो ये बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। फिर क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और फिर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इस तरीके से पूरी सिस्टम की पे इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती रहेगी। तो इस वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी
तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर लास्ट है कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले आगे वाले इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियोस में बताया था कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है वो लेस स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। बट ये सिस्टम के पास में अगर कोई मैं ऐसा एटम रखता हूँ जिस पे लोन पेयर है, तो वहाँ क्या होगा, ये जो लोन पेयर है उसकी प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा CH3O डबल बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब पूरी सिस्टम स्टेबल बन रही है। तो इस वजह से ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबल बनेगा पास वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। तो ये जो कार्बोकेटाइन होते हैं उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, और ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उससे भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बोकेटाइन है, तो इसकी प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये रेजोनेंस होगा और ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल बनेगी क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ पे इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो इस तरीके से ये दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये लोन पेयर की पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और याद रखने की बात कि ये जो कार्बोकेटाइंस होंगे वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट है रूल्स टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी सिस्टम है उसमें अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है तो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा, जो अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब देखिए ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो ये है, और मेरे पास है ये, देखिए तो ये अनचार्ज्ड है और ये चार्ज्ड है। तो इसमें हम सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो जो अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आता है चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला है, जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड है, अगर सिस्टम के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगी, मतलब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे, और जिस जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है जितना पास होगी उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इससे उल्टा जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम चार्ज होते हैं, वो जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और लास्ट है, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसमें जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए ये कुछ समझते हैं हम कुछ क्वेश्चन से। ये हम समझते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था कि जो चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला है वो अनचार्ज्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 नंबर वाला। ठीक है,
फिर सेकंड रूल क्या था कि जो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जिसके कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी। तो देखिए यहाँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड थर्ड वाले में है और इसमें सबकी ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो फर्स्ट से कम स्टेबल कौन होगा? थर्ड वन। ओके, तो थर्ड वाला होगा वो फर्स्ट से थोड़ा कम स्टेबल होगा। फिर बचे दो। थर्ड रूल क्या था? चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जितने पास हो सके उतने पास होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों में पास पास ही है, तो यहाँ पे इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या था? जो सेम चार्ज होगी वो जितने दूर हो सके उतनी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी। तो देखिए यहाँ पे तो सेम चार्ज है ही नहीं, तो ये भी हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है। फिर लास्ट रूल क्या था कि जो निगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे सेकंड वाले में ऑक्सीजन पे है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो थर्ड वाला उससे ये सेकंड वाला उससे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू फोर्थ वाला। ओके, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो एन आयन है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। देखिए इसमें यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो फर्स्ट रूल क्या था? जिसमें जितने कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो नहीं है तो उसको तो बात भूल जाइए अभी। फिर था कि कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे, तो देखिए यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड भी सेम हो रहे हैं। फिर क्या था? जो ज़्यादा चार्ज वाला होगा, मतलब जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उस पर निगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे देखिए पूरी ऑक्टेट कंप्लीट है। और एक और बात कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 से कम है, तो इसीलिए 2 1 से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये सिस्टम एरोमेटिक बन रही है और ये भी सिस्टम एरोमेटिक बन रही है। तो एरोमेटिक बनने की वजह से जो चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे 1 कम स्टेबल होगा कंपेयर टू 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है, तो ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि वो एरोमेटिक बन रही है और ये सिस्टम भी एरोमेटिक बन रही है, इसीलिए 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो लॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे चले जाएंगे, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो रही है। देखिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, तो इस वजह से 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या था कि न्यूट्रल होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं। फिर सेकंड क्या था, जिस पे कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3 यानी 4,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है। फिर क्या था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, इसीलिए ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी, इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उससे कम क्या होगा ए, क्योंकि इसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है सबकी। यहाँ पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर बी से कम होगा ए। ठीक है, फिर देखते हैं सी और डी में से। तो देखिए सी में जो है निगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। और उससे उल्टा यहाँ पे डी में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है और निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो जिसमें निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि रूल क्या था, अनचार्ज्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये अनचार्ज्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर देखिए सेकंड क्या था, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम बन रहे हैं। और क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट का नहीं है, मतलब ये गलत स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले रूल क्या था, अनचार्ज्ड, तो यहाँ पे अनचार्ज्ड तो है ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्या था कि जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 नंबर। फिर देखिए यहाँ पे 2 और 3 में, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने हैं, निगेटिव चार्ज 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज 2 है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेम चार्ज वाले होंगे वो पास वाले एटम पे नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू थर्ड वन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और कुछ उसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे बहुत ही डीप में। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।